कर्नल साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, उस दौरान आपका क्या कुछ उस टाइम आपका रुझान था, मतलब आपने क्या किया उस वक्त? जब अटल जी पीस का मैसेज लेके पाकिस्तान गए, जी। उसके बाद हमारे पीठ में ये छुरा उसने भोंपा, तो उसका जवाब ऐसा तगड़ा दिया तो उनको हमेशा के लिए याद रहेगा। कर्नल साहब, एक आप अच्छे लेखक भी हैं हाँ। और आपने 21 पुस्तकें भी लिखी हैं। अब भाई 31 वर्ष सेना में देना और 21 पुस्तकें लिखना, ये दोनों को आपको, मतलब ये इन दोनों में जैसे सामंजस्य बैठाना, ये कैसे आपने तालमेल बिठाया? जनरल जोरावर सिंह एक वो इंसान थे, वो ऐसा जनरल था, बहादुर जनरल भारतीय का, जो जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के और राजा गुलाब सिंह के नीचे काम किया, कि 40,000 स्क्वायर मील एरिया जो लद्दाख का अभी हिस्सा है भारत का, वो उनकी वजह से। अच्छा, आपने 950 से अधिक यूपीएससी के अभ्यर्थियों को भी प्रशिक्षण दिया, हाँ। तो उन युवाओं के लिए क्या मैसेज है जो यूपीएससी की आज की तारीख में तैयारी कर रहे हैं? बड़े लोग कहते हैं ना कि मैं लकी था, मैं ये था। लक जो है वो ढूंढ लेती है उस बंदे को जो हार्ड वर्क करता है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा डिसिप्लिन, अपने आप में थोड़ी फोकस की ज़रूरत है प्रेजेंट जनरेशन को। अच्छा, एक चीज़ है कि आज के दौर में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, ठीक है, कि जहां हम नेशनल टीवी की बात करें, उसके अलावा फिर सोशल मीडिया उससे ज़्यादा एक्टिव निकल गया, तो ये आज के युवाओं के लिए कितना लाभदायक है या फिर नुकसानदायक? सोशल मीडिया है, आप उसको कितना उसका फ़ायदा उठाते हो। अभी लोग जो है एआई का फ़ायदा उठा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर एआई को अपना मास्टर बना लेना और एआई के तरीके से ही चलना, वो तो गलत होगा ना, वो तो ठीक नहीं ना। अच्छा कर्नल साहब, आपके वर्किंग टाइम की बात करता हूँ कि जब आप सेना में थे, तो आपकी ज़िंदगी का कोई, मतलब आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा फैसला जिस पर आपको बहुत गर्व महसूस हुआ? लेह से खरदूंगला पास करके उन बीएमपीज़ को लेके जाना था, तो वहाँ पर खरदूंगला टॉप के ऊपर एक मंदिर है, मंदिर से कोई 100 फुट पहले एक टैंक जो है फंस गया, स्टार्ट नहीं हो रहा था। अगर आप इसको चला नहीं सके या रिकवर नहीं कर सके तो इसको नीचे फेंक देना। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, मेरी बटालियन के लिए, मेरे लिए। नमस्कार, स्वागत है द समर न्यूज़ हरियाणा में। 31 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा करी, 21 पुस्तकों के लेखक, 650 से अधिक लेखों के रचयिता और 950 से अधिक यूपीएससी अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करने वाले कर्नल दलजीत सिंह चीमा आज हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे कि क्या कुछ, कैसे शुरुआत हुई और क्या उनकी जीवन की यात्रा अभी तक चली आ रही है। सर, पहले तो स्वागत है आपका समर न्यूज़ में। नमस्कार, धन्यवाद जी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि जैसे आपके सैन्य जीवन की बात करते हैं, शुरुआत सबसे पहले कैसे हुई? आईआईटी छोड़कर आप सैन्य जीवन में गए, इसका क्या कुछ वजह रही? मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हमारे टाइम मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ामिनेशन जो है पंजाब यूनिवर्सिटी करती थी, तो मैं उसमें थर्ड आया। तो मुझे डीएवी कॉलेज अमृतसर के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने अपने पास बुला लिया। वहाँ से जब मैंने फैकल्टी ऑफ साइंस बोलते थे, जिसको आजकल 10+2 बोलते हैं, वो पास किया, तो आईआईटी का एग्ज़ाम मैंने दिया तो उसमें क्लियर कर दिया। जब मैं सेकेंड ईयर में था तो सीडीएस के एग्ज़ाम के पेपर आया न्यूज़ में, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया और मैं उसमें भी क्लियर हो गया। तो वहाँ फिर मैं आईआईटी छोड़ के आईएमए देहरादून में पहुँच गया, जिसके लिए मुझे मेरे डायरेक्टर ने, मुझे याद है तब, कहा था कि तुम आईआईटी छोड़ के फ़ौज में जाना चाहते हो, पर आई हैव नो रिग्रेट्स। मैं आर्मी, बड़ा कुछ आर्मी ने दिया और मैंने बड़ा कुछ आर्मी से सीखा है। तो जैसे 31 वर्ष दिए आपने आर्मी को, उसमें सबसे ज़्यादा आपको सीख किस चीज़ से मिली? मुझे जब मेरी सिलेक्शन हुई, एक हमारे ना इसको डायरेक्टिंग स्टाफ बोलते हैं या इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर जो होते हैं, तो आर्मी में एज ए मेजर मैं 1981 में 82 में सिलेक्ट हुआ टू ट्रेन ऑफिसर्स। तो मैं हमारी मैं कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हूँ। वहाँ पर उनको ट्रेन करने के लिए, ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए मैं कोई 11-12 साल एज मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल मैं ये सेवा करता रहा, और जब तक कि मैंने प्रीमच्योर रिटायरमेंट नहीं ली 1994 में। ओके, तो जैसे कि आपने बताया इंजीनियरिंग का पार्ट रहा आपका, उसमें आपको क्या करना होता था? उसमें हमारा रोल जो है, मेरी कोर का, या मैं जहाँ जिस में था सर्विस में,
उसका रोल था, हम करते हैं कि इंस्पेक्शन, रिपेयर और मेंटेनेंस जो हमारी इक्विपमेंट होती है आर्म फोर्सेस की, आपको पता है कि आर्मी की इक्विपमेंट आजकल बड़ी सोफिस्टिकेटेड है। उसमें टैंक्स भी हैं, उसमें गन्स भी हैं, उसमें हेलीकॉप्टर्स भी हैं, उसमें मिसाइल भी हैं, और आजकल की इक्विपमेंट इतनी सोफिस्टिकेटेड है, उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस बड़ा मुश्किल काम है। तो लड़ाई के अंदर ख़ास करके इसको मेंटेन करना और तैयार करके इक्विपमेंट को जो रिपेयर करनी है वो करके वापस लड़ाई में पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। तो मेरा काम ये था बेसिक। कर्नल साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, उस दौरान आपका क्या कुछ उस टाइम आपका रुझान था, मतलब आपने क्या किया उस वक्त? नहीं, मैं तो 1994 में रिटायरमेंट लेके आ गया। अच्छा। तो मेरा पैशन था एजुकेशन और राइटिंग और रीडिंग यानी कि एटसेट्रा उसके में। बाद में आप तो मैं तो 1994 में आ गया था। जी जी। पर 1999 की जो लड़ाई है, ये जो कारगिल दिवस, अब अभी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। एक्चुअली हमने तो 20 जुलाई को मनाया, इधर टैगोर थिएटर में पीछे चंडीगढ़ में कमल जी के सहयोग से मिलके हमने ये किया अभी पीछे। तो उसमें क्या होता है कि एक जो रिटायर्ड भी सोल्जर होता है ना, वो अपने आप को समझता है जुड़ा हुआ लड़ाई के साथ। जब लड़ाई होती है तो क्योंकि आपने वो सब कुछ देखा है, तो आपको लगता है कि आप भी उस लड़ाई का एक हिस्सा हो। और भारत की आर्म फोर्सेस का तो आपको पता है इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। जी। और कमाल कमाल के हमारे योद्धा कमाल कमाल की लड़ाइयाँ जीती। और पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध हुए, चारों के चारों युद्ध में हमने पाकिस्तान को बता दिया कि कन्वेंशनल लड़ाई में तो आप हमारे पास नहीं आ सकते। तो पाकिस्तान, जैसे आपको पता है कि एक रोग गैरिजन स्टेट है, तो वो क्या करता है कि फिर दूसरे तरीके से हमें तंग करने की कोशिश करता है। तो ये भी उसकी ऐसी नापाक हरकत थी जो 1999 में, और वो भी तब हुई जब अटल जी पीस का मैसेज लेके पाकिस्तान गए। उसके बाद हमारे पीठ में ये छुरा उसने घोंपा, तो उसका जवाब ऐसा तगड़ा दिया कि उनको हमेशा के लिए याद रहेगा। अच्छा, एक जैसे अभी आपने बताया कि आप ही के मार्गदर्शन में कंवर बिंदुसार जी ने एक जैसे शहीदी दिवस तो लोग जनरली एक मतलब साल में एक बार आता है, तो एक बार मनाते हैं, ये पूरे महीने का दिवस मनाया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कमल जी का ये जो है ना पैशन के देश प्रेम और इनका एसोसिएशन मेरे साथ खास पे आ रहा है, क्योंकि ये मेरे से कहते हैं कि पढ़े हुए हैं, मुझे तो भूल गया वो बात पुरानी, पर क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं तो ये कहते हैं जी मैं तो वापस दे रहा हूँ अपने गुरु को। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पर इनके अंदर जो पैशन है और जो सोच है, इनका विजन जो है ना, ये तो दुनिया बदलनी चाहते हैं। दुनिया को बदलने का इनके अंदर एक जज्बा है। तो वो जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये पूरे महीने के लिए इन्होंने अलग अलग कई ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं और करे जा रहे हैं। ये भी हमारी बातचीत जो है, ये भी उस कड़ी का एक हिस्सा ही है। जी कर्नल साहब, एक आप अच्छे लेखक भी हैं। हाँ जी। और आपने 21 पुस्तकें भी लिखी हैं। अब भाई 31 वर्ष सेना में देना और 21 पुस्तकें लिखना, ये दोनों को आपको मतलब ये इन दोनों में जैसे सामंजस्य बैठाना, ये कैसे आपने तालमेल बैठाया? एक्चुअली मैं ज़्यादा किताबें अपनी जो है रिटायरमेंट के बाद लिखी। पर देखिए, मेरा ख्याल है लिखने के लिए जो 2 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, वो एक तो होती है कीन ऑब्जर्वेशन और थोड़ा कंपैशन होना, आपके अंदर कोई एम्पथी और कंपैशन और प्यार का जज्बा हो, और दूसरा आप कीन ऑब्जर्वर हो, तो आप कुछ लिख सकते हो। तो मैं लिखता था, जब आर्मी में था तब भी लिखता था, पर वहाँ के रेजिमेंटल जर्नल्स वहाँ पर बड़ी लिमिटेड रीच होती थी। तो जब मैं रिटायर हुआ, फिर मैंने अखबारों में लिखना शुरू कर दिया, मैगजीन में लिखना शुरू कर दिया और बुक्स लिखनी शुरू कर दी। अभी हाल ही में मेरी बुक जो है नई आई है, वो है जनरल जोरावर सिंह के ऊपर। अच्छा। जनरल जोरावर सिंह एक वो इंसान थे, वो ऐसा जनरल था, बहादुर जनरल भारतीय का, जो जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के और राजा गुलाब सिंह के नीचे काम किया, कि 40,000 स्क्वायर मील एरिया जो लद्दाख का अभी हिस्सा है भारत का, वो उनकी वजह से है। और मैं समझता था कि उसको एक हाउस होल्ड नेम होना चाहिए, जो कि नहीं है किसी वजह से। तो इसलिए मैंने उसके ऊपर भी अभी ये किताब जो है कंप्लीट करी है। अच्छा, आपने 950 से अधिक यूपीएससी के अभ्यर्थियों को भी प्रशिक्षण दिया। हाँ जी। तो उन युवाओं के लिए क्या मैसेज है जो यूपीएससी की आज की तारीख में तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी वालों को सिर्फ ये मैसेज है कि बी अथेंटिक। अथेंटिक मतलब अगर तो आप कोशिश करते हो कुछ और बन के अपने आप को प्रूव करके दिखाते हो। ये जो मैंने किया है वो एक पर्सनैलिटी टेस्ट हम बोलते हैं उसको, पर्सनल इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि आप किसी सवाल का जवाब कैसे देते हो, क्या देते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या देते हो तो नॉलेज का हिस्सा हो गया, नॉलेज तो पहले टेस्ट हो चुकी है।
पर आप कैसे देते हो, आपकी पर्सनैलिटी पर से कैसी है, आपका हाव भाव, आपका परसेप्शन, आपकी सोच, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी पर्सनल इंटेग्रिटी, आपका प्रोफेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें, और ऑफिसर लाइक क्वालिटी, क्या आप में वो सब कुछ है जो आपको एक अच्छा जो है सिविल सर्वेंट बना सकते हैं। तो वो देखने वाली चीज़ें होती हैं जिसके लिए आधे घंटे का टाइम मिलता है हमको जी। टेस्ट करने के लिए। अच्छा कर्नल साहब, एक बात बताइए, जैसे कि आज की युवा पीढ़ी या यूथ जनरेशन की बात करें, ये कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटक जाते हैं, तो एक सफलता का मंत्र, क्या मूल मंत्र होगा वो जो आप देंगे? सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है कि कैरेक्टर और वैल्यूज़, ये जो है ना, ये आपका एटीट्यूड, ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये फंडामेंटल है किसी भी सक्सेस के। सक्सेस अलग अलग उसका मतलब है अलग अलग लोगों के लिए, और जिसको भी करना है, एक चीज़ जो कॉमन है वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आप करते हैं तो लक जो है अपने आप आपको ढूंढ लेती है। बड़े लोग कहते हैं ना कि मैं लकी था, मैं ये था। लक जो है वो ढूंढ लेती है उस बंदे को जो हार्ड वर्क करता है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा डिसिप्लिन अपने आप में, थोड़ी फोकस की ज़रूरत है प्रेजेंट जनरेशन को, क्योंकि उनको डाइवर्जेंट व्यूज़ और बड़ा कुछ उनको करने के लिए ना वो अब थोड़े अनफोकस्ड हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है फोकस रहें, डिसिप्लिन रहें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ कनेक्टेड है। तो अगर आप फिज़िकल अच्छी हेल्थ में हैं तो आपका दिमाग भी ठीक रहेगा, आप अच्छी सोच कर सकेंगे। और लुकिंग आफ्टर देयर थाट्स, और अननेसेसरी जो है ना ओवर थिंकिंग मत करें। आज का जो यूथ है जिसको जैन जी भी बोलते हैं हम, वो जनरेशन जो है ना वो ओवर थिंकिंग बहुत करती है। तो ओवर थिंकिंग नहीं करना, हार्ड वर्क में विश्वास रखिए, मेहनत करिए और टाइम दीजिए। कोई भी चीज़ जो है एकदम नहीं होती, टाइम लगता है, तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा कर्नल साहब, एक जैसे अक्सर जब सैन्य दिवस मनाते हैं या जैसे कारगिल दिवस मनाते हैं, अक्सर देखा गया है कि जैसे शहीदों को नमन किया गया, लेकिन इस कारगिल दिवस में मैंने पहली बार देखा कि एक वीरांगना को भी सम्मानित किया गया। ये कितना महत्वपूर्ण था? इनका बहुत बड़ा रोल होता है आर्मी में। आर्मी के जो सोल्जर हैं उनका तो लड़ाई के मैदान में है ही है, पर जो पीछे उनकी धर्मपत्नियां हैं, उनके परिवार जो है, माँ बाप, उनके भाई बहन रिश्तेदार, वो एक सॉलिड एक दीवार की तरह हमारे पीछे होते हैं। उनका रोल बहुत बड़ा है। और ये हमने सोचा था कि जो शहीद हो गए उनकी धर्मपत्नी या उनके फादर साहब, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा के फादर श्री GL बत्रा, उनको हमने बुलाया था। सो ऐसे लोगों को भी सम्मान देना जो है ऐसे दिवस के ऊपर बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमने उनको बुलाया था। अच्छा, एक चीज़ है कि आज के दौर में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, ठीक है, कि जहां हम नेशनल टीवी की बात करें, उसके अलावा फिर सोशल मीडिया उससे ज़्यादा एक्टिव निकल गया। तो ये आज के युवाओं के लिए कितना लाभदायक है या फिर नुकसानदायक? नहीं, सोशल मीडिया जो है डबल एज्ड वेपन है। डबल एज्ड वेपन के अगर तो आप इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहते हो तो इतना कुछ है। मैं तो हमेशा कहा करता हूँ आज की युवा पीढ़ी को कि जो आपको आजकल फैसिलिटी या जो कुछ आपको मिल रहा है वो कभी किसी को नहीं मिला था, और ये अपॉर्चुनिटी जो आपके पास है उसको खो मत। बड़ा कुछ है, पर सोशल मीडिया जो है मिसयूज भी किया जाता है। अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा, आम बच्चा जो पढ़ता लिखता है, अगर 2 घंटे से ज़्यादा उसके साथ जुड़ा रहेगा तो आपने कोई भी चीज़ जो है उसके फ़ायदे और नुकसान उसको इस्तेमाल करने से होते हैं। सोशल मीडिया है, आप उसको कितना उसका फ़ायदा उठाते हो। अभी लोग जो है AI का फ़ायदा उठा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर AI को अपना मास्टर बना लेना और AI के तरीके से ही चलना, वो तो गलत होगा ना, वो तो ठीक नहीं ना। तो इसलिए इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया का भी, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें, पर अपनी अकल जो है, अपनी बुद्धि जो है, उसको इस्तेमाल करना कभी मत भूलें। अब मेरा एक देश को लेकर सवाल है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भारत की बहुत चुनौतियां हैं। आपको पता है कि हमारे 2 दुश्मन जो हैं देश, चाइना और पाकिस्तान, LAC और LOC के ऊपर हमेशा ही कुछ ना कुछ होता रहता है। और चाइना की जो पॉलिसी है एक्सपेंशनिस्ट, कि वो थोड़ा 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 निबल करने की कोशिश करते हैं हमारी ज़मीन को, पर भारत बहुत बदल गया है, बहुत बदल रहा है। हमारे इंडिजिनस वेपन सिस्टम जो है, जो कुछ हमने तैयार कर लिया है, वो इतना कुछ है। और हमारे साथ मित्र भी हैं, रशिया जैसे जो परमानेंट मित्र हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि चुनौतियाँ तो हैं, और चुनौतियों को
फेस करने का जज्बा, उस चैलेंजेस को लेने का जज्बा जो भारतीय आम आदमी में और भारतीय सेना में वो है, वो किसी और देश में नहीं। तो इसलिए चुनौतियों से लड़ना है, चुनौतियों से डरना नहीं है। अच्छा कर्नल साहब, आपके वर्किंग टाइम की बात करता हूँ कि जब आप सेना में थे तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा फैसला जिस पर आपको बहुत गर्व महसूस हुआ हो? मुझे 1986 से लेके 88 तक मैं लेह में ईएमई बटालियन हमारी होती है वो कमांड कर रहा था। तो हमने कोई ऐसी एक लड़ाई का माहौल बन रहा था 1987 में, उसको हम बोलते थे आप ट्राइडेंट। तो एक बीएमपी होती है, बीएमपी टैंक जैसी नहीं होती, टैंक वाली गन नहीं होती, पर उसके अंदर आर्मर होता है, छोटी गन होती है। उसके अंदर हम जवानों को एक जगह से लेके दूसरी जगह जाते हैं। तो हम लेह से खरदुंगला पास करके उन बीएमपीज़ को लेके जाना था। तो वहाँ पर खरदुंगला टॉप के ऊपर एक मंदिर है, मंदिर से कोई 100 फुट पहले एक टैंक जो है फंस गया, स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो हमारे जीओसी साहब, जनरल साहब का हुक्म था कि अगर सुबह पहली लाइट, हम फर्स्ट लाइट का मतलब होता है सूर्य की पहली किरण, जब वो किरण आने से पहले अगर आप इसको चला नहीं सके या रिकवर नहीं कर सके तो इसको नीचे फेंक देना। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, मेरी बटालियन के लिए, मेरे लिए, कि ये कैसे हो सकता है कि मैं फ़ेल हो जाऊं। तो वहाँ पर 3-4 घंटे हम -35 डिग्री टेम्परेचर के अंदर उस टैंक को रिपेयर करते रहे। और मुझे बड़ी खुशी है, मैं उस दौरान मंदिर भी गया, जाके भगवान को भी हाथ जोड़े कि भगवान ये काम तो चढ़ना ही होना ही होना है। तो वो टैंक सुबह 5:30 बजे, तकरीबन 5:15 बजे वो टैंक स्टार्ट हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आपने हज़ारों छात्रों का ये भविष्य को संवारा ही है और आपने उनको प्रशिक्षण भी दिया, तो आज के युवाओं में आपको क्या कुछ उनकी कमी लगती है या फिर क्या उनकी ताकत है जो आपको लगता है कि ये इनकी ताकत है? दे आर ब्रिलियंट। ये आज का युवक जो है ना, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही शार्प है। मैं अगर सोचूं अपने आप को उस टाइम के जाके वापस, कि जब हम थे इनकी उम्र के, तो हम क्या थे, तो हम तो बुद्धू थे। पर ये लोग जो हैं बड़े इंटेलिजेंट, बड़े शार्प। जैसे कमी सिर्फ यही है कि थोड़ा फोकस, थोड़ा पेशेंस, इसकी ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग नहीं करना। और आज ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप कुछ भी करो, अगर उसको बढ़िया करो तो वो आपका प्रोफेशन बन जाता है। और आपने देखे होंगे केसेस कि बच्चे जो हैं 10+2 पास जो हैं वो आईआईटी पास आउट से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो फ्यूचर इनके पास बहुत कुछ है, टेक्नोलॉजी जो है बड़ा कुछ हो रहा है। और इसलिए मुझे आई थिंक दे आर हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। दे आर अवर बेस्ट होप ऑल्सो। पूरे भारत की सबसे ज़्यादा जो उम्मीद है वो आज के यूथ के ऊपर है। और यूथ को तो मैं यही कहूँगा कि लगे रहो, चले रहो, यू आर वेरी गुड, यू आर ब्रिलियंट। जी, मेरा आखिरी सवाल है कि सेना, शिक्षा और लेखन, ये तीनों ही कार्य आपके हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा संतुष्टि आपको किसने दी? मुझे ट्रेनिंग में, शिक्षा में, ट्रेनिंग देने में, पढ़ाने में सबसे बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद लिखने में बहुत अच्छा लगता है। लिखने में मुझे लगता है कि जैसे बुखार उतर जाता है ना, जब आप कुछ लैपटॉप के ऊपर लिख लो तो आपको लगता है कि आपके अंदर का गुबार या बुखार जो है वो उतर गया। तो वो बहुत अच्छा लगता है। और एड्रेस करना बच्चों को, बच्चों से बात करना, ट्रेनिंग देना, किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो आखिर में जाते जाते देश के युवाओं को क्या कुछ मैसेज देंगे? यही मैसेज है कि भाई भारत आपका है, भारत के लिए जो भी अच्छा कर सकते हो और बिकम गुड सिटीजन्स, अच्छे इंसान बनो। अच्छे, देखो सोल्जर बनना हर एक के लिए ज़रूरी नहीं, चाहे मैं तो चाहूँगा कि एनसीसी जो है वो कंपलसरी हो हिंदुस्तान में। मैक्सिमम बच्चे जो हैं एनसीसी वाले या दूसरे भी, वो एनडीए में जाएं या आईएमए के थ्रू आर्मी में आए और आर्मी की सेवा करें। पर सेवा वैसे भी हो सकती है, अच्छी आपकी इंटेग्रिटी, आप अच्छी सोच, अपने थॉट्स आर वेरी पावरफुल। और मैं उनको कहूँगा कि प्लीज़ लुक आफ्टर योर थॉट्स, और अपनी इंटेग्रिटी अच्छी हो, प्रोफेशनल अच्छे बने, बढ़िया काम कर रहे हैं। वट एवर यू डू, डू टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। जो भी करें इतना बढ़िया करें कि वो आपका एक किस्म का आपके वो हो जाए, सिग्नेचर हो जाए कि ये तो भाई कमाल का काम इसने कर दिया। तो ये बच्चों के अंदर है कैपेबिलिटी, वो कर सकते हैं। तो आई विश देम ऑल दी वेल। कर्नल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया, युवाओं का भी मार्गदर्शन किया और युवाओं के लिए यही मैसेज दिया कि अपनी कैपेबिलिटी को पहचानते हुए उस कार्य को करो जिसमें लगे कि हाँ ये करना है, वो करके रहो, किसी के बहकावे में ना हो और अपने कार्य पे अग्रसर रहो। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए द समर न्यूज़ हरियाणा के साथ।